अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, अगर अनजान हैं तो पता कर लीजिए, क्योंकि यदि बाद में जागे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ मई, जून और जुलाई की समस्या ही नहीं रह गई पानी की कमी। अप्रैल से लेकर अगस्त तक इसने पैर पसार लिए हैं और आने वाले समय में शायद साल के 12 महीनों को अपनी जद में ले ले। और सिर्फ जद में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को मजबूर कर दे प्यासा रहने के लिए, पूरे देश को मजबूर कर दे खरीद कर पानी पीने के लिए। अभी भले ही ये बात बेमानी लगती हो, आप सोच रहे हो कि गंगा, यमुना और नर्मदा के देश में भला ये कैसे हो सकता है कि खरीद कर पानी पीना पड़ जाए यहां के बाशिंदों को, लेकिन सच यह है और इस सच से पर्दा उघाड़ा है केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट ने। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिस गति के साथ देश में भूजल स्तर गिर रहा है, उस हिसाब से 2050 तक ऐसी स्थिति कायम हो जाएगी कि देश को पीने के पानी का आयात करना पड़ेगा। आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके के तथ्यों को आधार माना है भूजल बोर्ड ने। भूजल बोर्ड के अनुसार 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 14,180 लीटर थी, जो कि 2015 में घटकर 5,120 लीटर प्रति व्यक्ति रह गई है और 2025 में यह घटकर 3,545 लीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी। वहीं 2050 की बात करें तो यह उपलब्धता करीब 3,100 लीटर रह जाएगी, जो कि प्रति व्यक्ति खर्च के लिहाज से काफी कम है। ये वो स्थिति है जब भारत को विदेश से पानी आयात करना पड़ेगा। तो जो जल बोर्ड के आंकड़े हैं वो आंकड़े केवल सांख्यिकी के आधार पर हैं और लोगों को स्थिति बताने के लिए हैं, पर उससे हकीकत पता नहीं चलती। तो ये सीधी सीधी बात ये है कि हमको समानुपातिक भूजल रिचार्ज के कार्यक्रम करने होंगे और ये कार्यक्रम बरसात में ना करके बरसात के बाद करने होंगे और उसके लिए हमको सतह पे जल संचय करना होगा और उस सतह पे जल संचय की मदद से ग्राउंड वाटर रिचार्ज को प्रोत्साहित करना होगा। इसलिए इसमें सरकार को आगे आना चाहिए और नहीं तो मध्य प्रदेश में भी लातूर वाली जो या मराठवाड़ा वाली जो स्थिति है उसको आने में अब 10-5 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं रह गया है। सरकार कवायदे करती हैं, कई संस्थाएं अभियान चलाती हैं, पीने के पानी को बचाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बावजूद इसके पानी की बचत की बात महज नारों और जुमलों तक ही सिमट कर रह गई। आलम यह है कि ना तो देश में वाटर हार्वेस्टिंग को लोग समझते हैं और ना ही पानी की बचत के अन्य कवायदों से उन्हें कोई सरोकार है। और पानी की समस्या देश के बाशिंदों और उसकी सरकार को सिर्फ उसी वक्त नजर आती है जब वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में जरूरत महसूस होती है व्यापक स्तर पर पानी को सहेजने को लेकर जागरूकता अभियान की और खुद लोगों को जागरूक होने की। तो आगे आए, पानी बचाएं और अपनी जिम्मेदारी को समझें। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते। क्या जल संचयन को लेकर देश के लोगों में जागरूकता का अभाव है? यदि हां, तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहे? क्या देश में अशिक्षा पानी की बर्बादी के पीछे अहम कारण है? क्या जल संचयन को लेकर एक प्रभावी मसौदा तैयार न करना सरकार की कमी है? क्या भविष्य में देश जल संकट से जूझ रहे विभत्स हालात से उबर पाएगा? नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी की भयावहता हर परिस्थिति में सामने आ रही है, चाहे राजनीति की बात हो, समाज की बात हो या फिर सिर्फ जल की बात हो। ये भयावहता एक गंभीर संकट के रूप में हमारे सामने खड़ी है और इस भयावहता को, पेयजल संकट को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश दीवान साहब, वरिष्ठ पत्रकार, देवीलाल पाटीदार साहब, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। दीप अग्रवाल साहब, सलाहकार शहरी पेयजल बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। दीप जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, चूंकि आप एक सलाहकार के तौर पर पेयजल संकट से संबंधित मामलों का विश्लेषण कर रहे हैं।
जो ये एक विश्लेषण सामने आया, एक रिपोर्ट सामने आई है कि अगला जो संकट है इस विश्व के सामने, इस देश के सामने, वो पेयजल संकट है। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में हम लोगों ने सबने देखा, और अब सब लोग ये कहने भी लगे हैं कि अगला विश्व युद्ध शायद पानी के लिए हो सकता है। मैं अपने पिछले 15-20 साल के तजुर्बे में ये देख रहा हूँ कि पेयजल की उपलब्धता निरंतर घट रही है या पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है पेयजल के स्रोतों में पानी की उपलब्धता। वो इसलिए घट रही है क्योंकि हम पहले जो देखते थे कि वर्षा काल 110 दिन 100 दिन के आसपास होता था, अब न सिर्फ वर्षा होनी कम हो गई है, परंतु जो दिवस वर्षा के होते हैं वो घटकर 35 से 40 दिन रह गए हैं। इसका सीधा प्रभाव ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पर पड़ता है, क्योंकि अगर पानी थोड़ा थोड़ा काफ़ी देर तक गिरेगा तो उससे ग्राउंड वाटर चार्जिंग ज़्यादा ठीक होगी। ऐसा ना होकर अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का पानी कम समय में गिरता है तो वो हम लोग जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि रेनफॉल रन ऑफ जल्दी से वॉश ऑफ हो जाता है और उसको बेसिन तक हम कैरी नहीं कर पाते। इसके लिए अगर प्रत्यक्ष रूप से तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर परोक्ष रूप से जो पर्यावरण सम्मत चीज़ें हैं कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग, जैसे एयर कंडीशनिंग है या और दूसरा जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं जिससे पर्यावरण को क्षति होती है, उस पर हम थोड़ा सा अंकुश लगा सकते हैं। और दूसरा, हरियाली जितनी हम बढ़ा सकें जिससे वर्षा और अधिक हो सके, लंबे समय तक हो सके। और इसके अलावा जो आपने कहा कि अभाव है लोगों को इस बारे में पता समझ का, तो ये भी एक बात है कि आज भी हम उस पुरानी संस्कृति में जी रहे हैं कि लोग अपनी आवश्यकता से ज़्यादा पानी संग्रहित करते हैं और अगले दिन उस अतिरिक्त पानी को बहाकर फिर दूसरा पानी भर लिया जाता है घरों में। तो इसके कारण जो पानी उपलब्ध भी है उसका हम लोग जो कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में देखे जाते हैं जहां पानी प्रदाय नहीं हो रहा है, या गर्मी के अलावा भी उन क्षेत्रों में पानी की समस्या बदस्तूर बनी रहती है। जी, समझने की कोशिश करते हैं। देवीलाल साहब से पूछता हूं मैं, चूंकि ये देश वृक्षों से लेकर नदियों से लेकर सबको मान मनौती देने वाला देश है, शायद हमारी संस्कृति की रचना कुछ इस तरह से की गई थी कि हम प्रकृति के इन स्रोतों के प्रति एक आदर भाव रखें, लेकिन कालांतर में ये सब गौड़ होते चले गए और इनका अंधा दोहन हो रहा है। क्या ऐसी देवीलाल जी परिस्थितियां बनी हैं कि हम इन स्रोतों के प्रति, नदियां सूख रही हैं, इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, शिप्रा नदी में हमें लिफ्ट करके पानी लेके आना पड़ रहा है, तो जो प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं विकास की संधि दौड़ में, उसका आप मूल कारण क्या मानते हैं? कि जागरूकता की कमी है या अपनी जड़ों से दूर जाने का नतीजा है? मुझे लगता है कि जो पारंपरिक जीवन पद्धति का जो बदलाव है वो इसका मूल कारण है। जैसे मैं अपने बचपन की याद करूं तो इतनी बारिश होती थी कि 8-8 दिन घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। आज ऐसा एक रात भी अगर हो जाए तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। दूसरी बात ये कि प्रश्न को यहाँ से शुरू करना चाहिए कि ये जो पंचतत्व है जिसमें जल भी एक है, इन्हें हमने नहीं बनाया है तो इसे बेचा कैसे जा सकता है? जो प्रकृति ने हमें दिया है वो निःशुल्क होना चाहिए। चूंकि अभी जल की बात हो रही है, पर ये भूमि पे भी लागू होता है। हम जो करोड़ों के प्लाट बेच रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है हमारे पास, कोई नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि ये प्लाट हमने नहीं बनाया है। इस तरह से अगर हम पानी के बारे में सोचें तो ये जो पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल उसका व्यापार खड़ा करना चाहती है, हमारी संसद से ये पास हो गया है कि ज़मीन के अंदर जो जल है उस पर किसान तक का अधिकार नहीं है। अगर किसान को वो चाहिए तो सरकार से या जो उस जिले के भूजल को खरीद लेगा उससे खरीदना पड़ेगा। तो अभी किसानों की हालत ये है कि उन जल की कीमत जोड़े बिना खाली जल को अपने खेत तक लाने में ही उनको इतने पैसे लग जाते हैं कि बाजार में उनको लागत नहीं मिल रही। और अगर हम पानी के और हवा के और इसके भी पैसे देने लगेंगे खेती के लिए या जीवन जीने के लिए, तो जीवन जीना असंभव है। मुझे लगता है
कि सारे विकास का स्वागत करते हुए भी जो मूल प्रश्न है पंचतत्वों को लेके, उन पे हमें पुनः विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि जो हमारे पंच तत्व हैं, ये प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिए हैं, तो हम इनका व्यापार और विनिमय कैसे कर सकते हैं? जितनी आवश्यकता है उतना आप उपभोग करो और दूसरे के लिए छोड़ो। यहाँ उनको एक्वायर करने की बात हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत मैं समझता हूँ कि मेरे छोटे से जीवन काल के छोटे से अनुभव के दौरान मैंने इतनी बड़ी और इतनी गूढ़ बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और शायद इस प्रदेश के पटल पर और नेशनल न्यूज और रीजनल न्यूज के पटल पर भी किसी ने इस ऐसी विषय वस्तु को उठाया होगा कि बड़े बड़े हम अधिवेशन कर रहे हैं अभी ग्लोबल वार्मिंग को लेके, पूरा एक इंटरनेशनल लेवल के लिए बताएं, सिंहस्थ हो रहा है। अभी आपने बोला कि वहाँ नर्मदा का पानी लाके भरा। दुर्भाग्य ये है कि सिंहस्थ में जो शिप्रा नदी का महत्व है और शिप्रा नदी का जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ तो हमने एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन बना लिया, प्रीतमपुर। तो कैसे करेंगे आप? मतलब जब आप प्लान करते हैं, जब आप अपने राज्य के डेवलपमेंट को प्लान करते हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ प्लान कर रहे हैं। वो तो अच्छा है कि प्रीतमपुर से बह के नहीं आता। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ राकेश दीवान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विभिन्न विषयों पर गहन और गंभीर शोध करते रहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया मैं इस विषय पर लूंगा। राकेश साहब। पुरोहित जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता जी हूँ। जी एक तो इस पूरे विमर्श में, पानी के संकट के विमर्श में, हम सब जो हैं वो अल नीनो और क्लाइमेट चेंज और इस प्रकार के ईश्वरीय तत्वों का बहुत जिक्र कर रहे हैं। सभी हमारी सरकारें ये कह रही हैं कि साहब अल नीनो आ गया, अब हम क्या करें, या क्लाइमेट चेंज हो गया तो बिल्कुल हम क्या बिल्कुल, करें। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है और ऐसा इसमें फिर ये होता है कि वो मामला तो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से फिर बच निकलते हैं। जी जी पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अभी आपकी रिपोर्ट में विदर्भ का और मराठवाड़ा का जिक्र हुआ अभी थोड़ी देर पहले, जो आप पानी की संकट का बताया। मुझे यह बताइए कि इस पानी के संकट की चर्चा के पहले हम लोग मराठवाड़ा और विदर्भ को क्यों जानते थे? क्योंकि वहां गन्ना होता था और क्योंकि वहां कपास होता था। ठीक है, इसलिए कोई भी अकाल अकल के अकाल से शुरू होता है। पानी के अकाल तो बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारी बुद्धि मारी जाती है। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़ी इसकी कहावतें हैं तरह तरह की, कि पहले हमारी बुद्धि समाप्त होती है। बुद्धि समाप्त होती है तो आप ऐसी फसलें बोना शुरू करते हैं जो केवल पानी पीती हैं। आप मराठवाड़ा के किसानों से पूछिए तो गन्ने सरकार ने बांटे थे, गन्ने का जो बीज जो लगाते हैं वहाँ शुगर मिल की वहां सप्लाई बनाए गए, शुगर मिल बनाई गई, और शुगर लॉबी और कॉटन लॉबी महाराष्ट्र की राजनीति को का निर्णय लेने वाली लॉबी बनी। ठीक है, और आज भी नहीं कर रहे। आज भी ये प्रश्न हमारे कोई राजनेता, कोई वैज्ञानिक, कोई समाजशास्त्री नहीं कह रहा कि भैया इन चीजों को बंद कीजिए। मध्य प्रदेश में ये सवाल होना चाहिए कि हम गेहूं का उत्पादन कुछ दिनों के लिए मुलतवी करते हैं, क्योंकि गेहूं में हमको 5 और 7 बार पानी देना पड़ता है। हम अकाल के समय में हैं। हम अकाल के समय में मक्का बोके देखें, दाल। हम अकाल के समय में, हाँ, माने ऐसी चीजें जिसमें कि कम पानी लगता है, जिसको आप आमतौर पर बहुत ही कंटेम्प्ट के साथ मोटा अनाज कहते हैं, बड़ा मुंह बना के कि ये तो बहुत ही पिछड़ा हुआ आज मोटा अनाज ही बहुत महंगा है। वो मोटा अनाज कम पानी में पैदा होता है। उस मोटे अनाज को आप क्यों नहीं एक भी आदमी ने एक भी बार ये बात नहीं की कि जिस प्रकार की फसलें हम ले रहे हैं वो फसलें तो पानी को डुबाने ही वाली हैं। वो पानी का कोई, अभी आपने मान लीजिए और अभी कर लिया, तो एक सवाल ये है कि आप किस प्रकार की कृषि करते हैं। ये सवाल बार बार आना चाहिए कि पानी अगर आपने मान लीजिए, जैसे कि अभी व्यास जी का आपने बहुत सुंदर, व्यास जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और पानी को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है। उनको बहुत ठीक अंदाजा है इसका कि पानी को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे आप रोक सकते हैं, उसके एक एक बूंद को आप कैसे सहेज सकते हैं। लेकिन सहेजने के बाद क्या, आपने पानी सहेज लिया और गन्ना पैदा कर दिया, तो आपके पानी का तो वही हाल होने वाला है। इस पर कोई हम लोग कभी किसी प्रकार की बात नहीं करते। तीसरी बात, ये सारी गफलतें हमारे नीति निर्णायकों और बड़े राजनेताओं और सत्ताधारियों की वजह से होती हैं। इसमें आम लोगों का उतना हाथ नहीं है। गन्ने की पैदावार अगर मराठवाड़ा में बढ़ी है या मध्य प्रदेश में गेहूं राज्य कहा जाता है,
वो इसीलिए हो रहा। हमारे सारे राजनेता, मैं किसी खास पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन हमारे सारे राजनेता मध्य प्रदेश को पंजाब बनाना चाहते हैं और सब अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि पंजाब हरियाणा बन गया। आपको अभी इसी साल के आंकड़े, पिछले साल के देखिए, कृषि कर्मण के साथ जो बहुत ही विचित्र सा मामला है, उसके साथ ये बात बार बार कही जा रही है कि हम तो पंजाब की टक्कर में पहुंच गए, हरियाणा की टक्कर में पहुंच गए। लेकिन भैया उसके बदले में दिया क्या आपने? अगर आपके आंकड़े मान भी लिए जाएं, हालांकि वो मानने लायक नहीं है, लेकिन मान लिए जाएं, मान लीजिए कि आपने बहुत उत्पादन करके दिखा दिया, तो वो उत्पादन किस कीमत पर किया और क्या इसकी आपको जरूरत थी? ये जो है ये नीति निर्णायकों के स्तर पर मामला है। चौथी बात, मुझे लगता है कि जो नागरिक की तरह से हमको क्यों इस बात की शर्म नहीं आती, 5 करोड़ लोग हमारे समाज के उज्जैन में इकट्ठा होकर के नहाने वाले हैं। 5 करोड़ बड़ी ताकत होती है। मैंने अपने कॉलम में अभी लिखा भी है कि 5 करोड़ आदमी जहां इकट्ठे हो रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। वो 5 करोड़ लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि भाई तुम अपने गांव में ऐसे कुछ इंतजाम करो जिससे कि पानी की सुरक्षा हो सके, संरक्षण हो सके। वही 5 करोड़ लोग संभवतः क्षिप्रा को पुनर्जीवित करें। और देखिए, ऐसे उदाहरण हैं, राजस्थान में ऐसे उदाहरण हैं, उत्तराखंड में ऐसे उदाहरण हैं, वहीं बड़वानी में लोगों के उदाहरण। बड़वानी के आदिवासियों ने पानी रोका और उन्होंने अपने इलाके की छोटी मोटी नदियों में पानी ज्यादा समय तक संरक्षित कर लिया। पहले वो जल्दी सूख जाती थी, अभी वो 2 महीने 4 महीने और बची रहती। थोड़ा बहुत और मेहनत करेंगे तो संभवतः वो पूरे साल के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो ये काम तो आपके आसपास के इलाके में, उनकी कोई हैसियत नहीं है, आप सम्मान कर लेते हैं। उत्तराखंड के सच्चिदानंद भारती को हमने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने बहुत सारा प्लांटेशन और ये सब किया है। उत्तराखंड का वो काम अगर हम 50% भी कर लेते, पुरस्कार भले ही न देते बेचारे उस सच्चिदानंद को, लेकिन जो उसने किया है उसका 50% मध्य प्रदेश सरकार कर लेती, तो क्षिप्रा में इस प्रकार का फर्जी कुंभ नहीं करना पड़ता आपको। आप क्षिप्रा के पानी में ही बाकायदा स्नान करते और उसका पुण्य का लाभ लेते, लेकिन आप उसको नहीं करना चाहते। आपके लिए पुरस्कार है, आपने कुछ लाख रुपए दे दिए उनको और सच्चिदानंद भारती से पिंड छुड़ाया। क्योंकि ये सब संकट है ना, अनुपम मिश्र संकट है, सच्चिदानंद भारती संकट है, देवीलाल पाटीदार संकट है। ये सवाल कर रहे हैं, ये बहुत ही विचित्र प्रकार के सवाल कर रहे हैं जो हमारे प्लानर्स को, नेताओं को बेचैन करते हैं। जी, निश्चित रूप से आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। दीप साहब, आप चूंकि सलाहकार हैं उस बोर्ड के, चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा राकेश साहब ने कहा कि आम लोगों का तो अगर देखा जाए उपभोग भी और उनका विस्तार भी बड़ा सीमित है। 10-20% जो लोग विस्तारित कर रहे हैं अपने आभा मंडल को, चाहे वो व्यापार का हो, खनन का हो, सरकार को वो नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे दीर्घकालीन समय में पर्यावरण प्रभावित ना हो। उद्योग भी बढ़ाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, लेकिन वो किस कीमत पर हो रहा है, उसकी कीमत आगे आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को क्या चुकानी पड़ेगी, क्या ये दूरगामी सोच रखकर नहीं बनाना चाहिए। जहां तहां विकास करा दिया, अंधाधुंध विकास करा दिया, अंधाधुंध कटाई हो गई। अब तो स्मार्ट विलेज भी हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी भी हो रही हैं, तो क्या थोड़ा स्मार्ट सोच भी हो पाएगी? मैं चूंकि जो उन्होंने सीधी बात पूछी, पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि शिप्रा का हमने पुनर्जीवन किए बिना और सिंहस्थ जैसे एक बड़े आयोजन की बात करी। मैं देवास और देवास के आसपास के क्षेत्रों की पेयजल से पिछले करीब 15-17 साल से जुड़ा हूँ। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि खान नदी का जितना गंदा पानी आ रहा है, उस पूरे पानी को 27 किलोमीटर की एक चैनल के माध्यम से शिप्रा के उस जहाँ पर वो स्नान है उससे कहीं आगे जाकर डाउन स्ट्रीम पे छोड़ा गया है। तो कोई भी गंदा पानी इस समय शिप्रा में नहीं मिल रहा। नंबर 2, शिप्रा के पुनर्जीवन के लिए 2003-4 और बल्कि 2004 के बाद से सरकार इतनी जागरूक थी कि देवास इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जितने पानी की आवश्यकता थी वो हम सब की सब नेमावर के पास नर्मदा नदी से पंप करके 152 किलोमीटर की पाइपलाइन से देवास इंडस्ट्रियल एरिया तक ला रहे हैं। देवास इंडस्ट्रियल एरिया को शिप्रा से कोई पानी प्रदाय नहीं किया जा रहा है। मैंने शिप्रा को देवास से उसके उद्गम स्थल तक करीब 24 किलोमीटर पैदल चला हूं मैं। हमने उस पर छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए हैं और पिछले 15 साल की हमारी इस मेहनत का परिणाम यह है कि जिस देवास में शिप्रा से 3 महीने हम पानी नहीं दे पाते थे और हमने नर्मदा के पानी को इंदौर से शिप्रा तक एक लाइन डाली हुई थी। महाराज जो अब नहीं है विधायक जो थे तुकोजीराव पवार साहब, उनके समय में एक लाइन डली थी। उस लाइन का कोई उपयोग नहीं। 12 महीने अब शिप्रा के जल से
देवास को पेयजल प्रदाय किया जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में पानी है। लेकिन नर्मदा नदी को शिप्रा से जोड़ना सरकार की जो रिवर लिंकिंग पॉलिसी है उसके तहत है, और ये तो होना चाहिए। जो बड़ी नदियां हैं, जिनका बड़ा कैचमेंट है, जो 12 महीने पेरिनियल रिवर बह रही है, उस नदी को छोटी छोटी नदियों से जोड़ने से जो वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग की बात आप कर रहे हैं, वो सिर्फ घरों के छतों से रिचार्जिंग नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, शिप्रा अगर बहती थी आज से 100 साल पहले, शिप्रा में पानी का कोई अभाव नहीं था, क्योंकि वहां का अंडर वाटर टेबल एक्वाफायर जो है वो रिचार्ज था। अब वो रिचार्जिंग कम क्यों होती गई? जब वाटर टेबल डिप्लीट होता है तो एज ए होल नदी सूखना शुरू हो जाती है। तो हमको छोटे छोटे चेक डैम से ही हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। पहली बात, किसी व्यवसायिक या किसी औद्योगिक प्रयोजन से शिप्रा के पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा, ना उस नदी में कोई गंदा पानी जा रहा है। रिचार्जिंग के लिए सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की आपने बात करी, तो डीएमआरसी देवास मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पिछले 5 साल से चल रही है। अगले 2 साल में आपको वो दिखने लगेगा। हमारे पास नर्मदा नदी से एक बड़ी पाइपलाइन इंदौर होती हुई ग्वालियर तक हमने प्लान करा, जो देवास डीएमआईसी का पोर्शन मध्य प्रदेश में है, जिससे सारे औद्योगिक क्षेत्रों को पानी दिया जाएगा। पेयजल की आज जो समस्या आपको दिख रही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस पूरी दुनिया में 50 करोड़ की आबादी थी, वो बढ़कर आज 500 करोड़ पर पहुंच गई है। उतनी ही पानी की उपलब्धता है। 2% का स्वच्छ जल है पेयजल के लिए पूरे दुनिया में। जितना पानी है उसका 2% हम पेयजल के लिए उपयोग कर सकते हैं। उस 2% के लिए अब 500 करोड़ लोग हैं जिनको वो पानी हमको देना है। हिंदुस्तान के नजरिए से अगर हम देखें तो हमारे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वाटर रेन पैटर्न पर, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया की एक ऐसा देश है जहां पर एक डिफाइंड हमारा वेदर पैटर्न हुआ करता था। 4 महीने पानी गिरेगा, 4 महीने ठंड पड़ेगी, 4 महीने गर्मी पड़ेगी। वो पूरा वेदर पैटर्न अब डिस्टर्ब हुआ है। हमको 30-35 दिन में बारिश खत्म हो जाती है, गर्मी ज्यादा होती है, इस मारे पानी दिखना कम हो गया। हमारी आबादी बढ़ी है, जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो बढ़े हैं। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, विकास को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। जो ग्लोबल डेवलपमेंट है वो तो सभी लोगों के साथ बढ़ेगा आगे। बट पानी को लेकर सरकार ने पिछले 10-15-20 साल में बहुत काम करा है। अर्बन वाटर सप्लाई में तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं। वो जो साहब ने कहा कि जैसे खेती, एक विषय वस्तु को नहीं उठाया उन्होंने, उद्योग धंधों के अलावा खेती, समग्र उस पर विषयों पर जो है जागरूकता का वो है कि आपने बचा लिया और गन्ना बो दिया। मैं इस बात से इनसे सहमत हूं कि जो बड़े जलाशय हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, सिंचित रकबा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इस बारे में चूंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं एग्रीकल्चर का, तो लेकिन ये बात साहब की बिल्कुल एक्सपर्ट, ये तो सीधा सा सवाल हाँ, नहीं तो मैं इस पे सहमत हूं कि यदि पानी की कम खपत की फसल की जाए तो उससे पानी का कुछ बचाव किया जा सकता है। ना कि देखिए गन्ने की कीमत देख लीजिए, और जो कम फसल हो जाती थी, चना है, तुअर की दाल है, अरहर है, ये सब कम फसलों में, ये मतलब जंगली एरिया में होने वाली फसलें हैं जिनको पानी कम से कम लगता है, और वो 150-200 रुपए किलो मिल रही। मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर बात करूं तो सिंचित रकबा बढ़ने से हमारा जो ग्रीन कवर है, मैं ऐसा देखता हूं कि आने वाले समय में जितना काम होना शुरू हो गया है, ग्रीन कवर बढ़ेगा। ग्रीन कवर बढ़ने से शायद रेन पैटर्न्स भी बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं फिर भी दीवान साहब से इस बात पर सहमत हूं कि यदि कम पानी की फसल को लगाया जाए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कुछ पानी का बचाव किया जा सकता है। जी, देवीलाल साहब से। जी, मेरा इस मामले में कहना ये है कि जो योजनाएं हम बना रहे हैं अभी जी, उसमें 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से पानी का, और इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, ये कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ाता है पानी की डेफिनेटली कि हमारे देश में जितने % गरीब लोग हैं और बीपीएल है और फलाना है, वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं एफर्ट, अभी जो नर्मदा लिंकिंग परियोजना है उसमें शायद 1000 मेगावाट बिजली आपकी हमें एक ऐसी योजना की और इस दृष्टि की जरूरत है कि जो प्राकृतिक सोर्स से पानी हमारे पास आता है वो कास्ट बढ़े बिना साल भर तक मुझे कैसे मिले। आप जापान से पानी यहाँ ले आइए, पर किस लीटर में देंगे? आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा। जहां तक लोगों के पेयजल की बात है तो उसकी कीमत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 378 छोटे बड़े नगर हैं। करीब 100-150 से ज़्यादा नगरों में मैं गया हूं, मैंने काम करा है। हमारी जो पानी की लागत है वो 2 रुपए प्रतिदिन, 2 रुपए 1000 लीटर से 4 रुपए 1000 लीटर से ज्यादा नहीं है। मतलब हम 100 से अभी ठीक है। लेकिन जो सवाल देवीलाल जी का है वो जायज है। जैसे अभी मैंने नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना पे थोड़ा सा उसकी बिजली की खपत का आकलन देखा तो पता चला कि मध्य प्रदेश 9000
मेगावाट बिजली में जल जाता है, रोशन हो जाता है, जगमग हो जाता है, और वो केवल एक परियोजना 1000 मेगावाट बिजली ले रही है। तो वो क्या है कि वो लिंक नहीं है, वो लिफ्ट करा के पानी है। वो लिंक होता थोड़ा नेचुरल वे में। नहीं, उससे दरअसल सिंचाई को भी पानी मिल रहा हो है। नहीं सकता पुरोहित जी, ये संभव नहीं है, क्योंकि नर्मदा जो है वो निचले इलाके से है, वहां से लिफ्ट ही करना पड़ेगा आपको, नेचुरली वो नहीं मिल सकती हैं। हाँ, तो जो ये निचले 2-3 इलाके बातें- में जा सकती थी वो सूख गई हैं। 2-3 बातें इसमें बहुत गौर करने लायक हैं। एक तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से कहें अगर, जिसका मुझे बहुत चिंता है, तो उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जो विकास के बारे में इनके विचार हैं, विकास हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, भोपाल में अभी मैं आ रहा हूँ आधा घंटे पहले एक बैठक करके, जिसमें भोपाल के बड़े वरिष्ठ नागरिक शामिल थे, 30-40, वो स्मार्ट सिटी के बारे में चिंतित है। ये हमारी सरकार की विकास योजना है कि बना बनाया एक सुसंगठित और भोपाल के लंग्स कहे जाने वाला इलाका समाप्त करके वहां आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। एक बार आप कर चुके हैं ये गेमन इंडिया के तमाशे, फिर से आप विकास के नाम पर इसको करना चाहते हैं। ये जो विकास का मामला है ना, इसके बारे में हम सब शहर में बैठ करके बड़ा मजे से विकास करना कर लेते हैं। आप गांव के आदिवासी से और ग्रामीण से पूछिए, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं विकास नाम सुन के, क्योंकि विकास उसको केवल मारने का काम कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भजन गाते लेते हैं लोग सबके बड़ा पानी है और इससे ये हो गया। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों का आप उदाहरण लीजिए। दिग्विजय सिंह साहब थे, उन्होंने पानी रोको अभियान चलाया, बड़ा 5 साल चलाया। फिर उसके बाद जब दूसरे सज्जन आए, उमा भारती आई, उन्होंने पंचज, आप जानते हैं, उसमें जन एक जल जंगल था। जानवर जमीन और फिर जल। हमारे गौर साहब थोड़े बहुत समय के लिए आए, उन्होंने गोकुल ग्राम, उसमें भी पानी बहुत प्रमुख था। और फिर शिवराज जी बैठे और शिवराज जी ने जलाभिषेक अभियान चलाया। इनके पास आंकड़ा नहीं है कि उससे क्या फायदा हुआ। मैं तरस गया इनके पास प्रार्थना करके कि भाई मुझे इतने करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया, और यही कह के किया जो अभी दीप जी कह रहे हैं, यही कहते हुए कि हम तो पानी का ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, रोक देंगे और बड़े छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे, बड़े बनेंगे, ये बनेगा सब बनेगा। हमने कहा बहुत सुंदर है, मध्य प्रदेश में इतने करोड़ रुपए खर्चा करके आप जरूर अंडरग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा बहुत ऊंचा कर पाए होंगे, कहीं पानी मिलना सुविधे से सरल हो गया होगा लोगों को। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। हमारे होशंगाबाद मध्य प्रदेश का ये आप तवा का देखिए, तवा में सिंचाई हो नहीं पा रही है, रो रहे हैं लोग। और ये इसलिए नहीं है कि आबादी बढ़ गई और ज्यादा पानी पी रहे हैं लोग, पानी है नहीं। हमारे खुद के गांव में, ये 5वीं बात कह रहा हूं मैं निजी अनुभव से, उस गांव में हमारे पास एक समस्या थी। मैं उस समय सामाजिक काम करता था, हमारे कुछ सर्वोदय के साथी थे। हमारी समस्या ये थी कि हमारे गांव में पानी ज्यादा था और दलदल होती थी। जब नहर चलती थी तो हमारे गांव में दलदल होती थी। तो इसको लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था मिट्टी बचाओ अभियान। हमारे एक आदरणीय साथी थे श्री बनवारी लाल चौधरी, उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने वहाँ पर ये गांव-गांव में ये बात कर रहे थे कि भाई ये पानी इस प्रकार से जो आ रहा है, बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, घर में नहीं जा पा रहे, कई मंदिर डूब गए थे। ब्यावरा गांव था मेन रोड पर, उस गांव के मंदिर धसक गए थे। पानी आता था, अगर आप मान लीजिए नहर आती थी, आप जोर से लात मारे तो पानी निकलता था जमीन से, कुएं से पानी अपने आप निकलने लगा था। ये पानी की स्थिति थी उस इलाके में, जिस इलाके की मिट्टी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में इसलिए रखी गई है कि वहां सब तत्व मौजूद हैं उस मिट्टी में जो किसी भी फसल के लिए जरूरी होते हैं। उस मिट्टी का ऐसा बर्बाद करने के बाद आज की तारीख में आप उस इलाके में जाइए, नहर बंद हो जाए तो पानी एक गिलास नहीं मिलता आपको। ये हमारी योजना है, ये हमारा ज्ञान है। ये होशंगाबाद जिला, यहां से 70 किलोमीटर दूर, जिस जिले को विकास के रास्ते पर उन्होंने कहा साहब क्या करें, और ये जो मैं आपसे पहले कह रहा था, सोयाबीन डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे साहब, पानी आ गया तो, पानी है तो अब सोयाबीन, इसलिए सोयाबीन का जिला बनाया गया। और सोयाबीन से किसानों की क्या हालत हुई है वो अलग स्टोरी का विषय है। बहुत बहुत गंभीर विषय है और चर्चा इतने गंभीर दौर में है कि इस पर विराम लगाने की किसी भी स्थिति में इच्छा नहीं है, लेकिन समय सीमा के चलते हम समय सीमा के अंतिम पड़ाव को छू चुके हैं। तो मैं ये चर्चा यहाँ निश्चित रूप से अब समाप्त करना चाहूँगा, आप लोगों से अनुमति लेना चाहूँगा इस चर्चा को समाप्त करने की। आप समस्त वरिष्ठजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से पेयजल संकट, पानी की समस्या बहुत भीषण है, बहुत विकराल है, लेकिन ये समस्या दिनों दिन नहीं बनी है, रातों रात नहीं उपजी है। ये हमारे खोखले ज्ञान का, हमारे अंधे विकास का, हमारे अनियोजित विकास का, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी अध्ययन के दौड़ने का नतीजा है। जरूरत अभी है कि समय रहते चेत जाएं, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक जल स्रोतों को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, विकास हमारी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, इसको सोचते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर
पुनर्विचार करने की और गंभीर विचार करने की जरूरत है। इन सब विषयों से दूर, प्रचार प्रसार से दूर, राजनीति से दूर, जल ही जीवन है, इस ध्येय वाक्य को समझने की जरूरत है। अन्यथा आगे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। भयावहता को समझना पड़ेगा। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।